नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। शुरुआत कुछ आंकड़ों के साथ करते हैं। निवेशकों के लिहाज से अगर आप देखें तो पिछले 7 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ अगर आप शेयर मार्केट की देखें, बीएससी के लिस्टेड कंपनियों के हिसाब से देखें तो इस साल रही है। यानी कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो 20% की ग्रोथ रही थी, जबकि 2025 की बात करें 5.4% की ग्रोथ रही है यहाँ पे। लेकिन आप ये देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स रहे जो इसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला, खासतौर पे इस हफ्ते। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, आगे क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर की। नवंबर की शुरुआत से लेकर लगभग आप ये देखिए 6 हफ्ते के अंदर ये जो स्टॉक है लगभग 28% बढ़ चुका है यहाँ पे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आया है, जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने लगातार इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2025 में 472 करोड़ शेयरों से बढ़कर यहाँ पर जो है नवंबर में 508 करोड़ शेयर जो है वो कर दिए गए हैं और ये 104 स्कीम्स में फैले हुए हैं। आप इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट खबर आई वो भी आप समझिए, एक्सपेंशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रा लिमिटेड ने एनसीडीएस के जरिए 3,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये जो जानकारी है एक्सचेंज फाइलिंग के द्वारा दी गई और इसमें ये साफ तौर पे बताया गया कि जो वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसने 3,300 करोड़ के फंडिंग जो है वो सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसके बाद शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आप ये समझिए कि शेयर अपने 52 वीक हाई से बहुत ही करीब वहाँ पहुँचते हुए दिखे। ये रकम बेसिकली देखिए जो यहाँ पे अनलिस्टेड, अनरिलेटेड और सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एनसीडीज जो है उनको जारी करके जुटाया गया है। कंपनी ने बताया कि इस इशू को निवेशकों से ज़बरदस्त जो है प्रतिक्रिया मिली और इसमें आप ये भी समझिए कि बहुत सारे एनबीएफसीज, एफपीआईज, एआईएफ जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उन सब ने यहाँ पे हिस्सेदारी ली। यहाँ पे अब पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के मुताबिक इस फंड रेज से जो हासिल जो रकम है उसका भुगतान कंपनी क्या करेगी, बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दायित्व है, उनको पूरा करेगी। इसके साथ ही रकम जो है कंपनी के कैपेक्स में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको मजबूत करने और मजबूत बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है होता हुआ दिखा है। वीआई का मानना है कि इससे नेटवर्क का विस्तार, ग्राहकों की सेवाओं को यहाँ पे क्वालिटी में और सुधार देखने को मिलेगा। सिटी की रिपोर्ट आई है यहाँ पर और उन्होंने जो टारगेट है अपने 14 रुपये प्रति शेयर के भाव के आसपास रखकर खरीदारी की सलाह दी है। रचित खंडेलवाल का भी कहना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी मल्टी बैगर हो सकता है यहाँ पे। लेकिन देखिए समझने वाली बात का धीरे धीरे जो है फंड रेज की स्थिति हो रही है और फंड रेज किस लिए किया जाता है, कंपनी अपने जो चीज़ें हैं उसको एक्सपेंड कर सके, अपनी अगर आप सर्विसेज को बेहतर करेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सब्सक्राइबर उनको बेहतर एक सर्विस मिलेगी और फिर आगे ये स्थिति बढ़ती हुई दिखेगी। अब देखिए सतर्क रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको सोशल मीडिया पर आजकल एक स्टॉक जो है उसकी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। इस चर्चा के साथ ही ये जो स्टॉक है अब एक्सचेंज के रडार पर भी आ गया है। दरअसल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरआरपी सेमीकंडक्टर की। एक्सचेंजों ने इस शेयर में ट्रेडिंग को यहाँ पे सीमित कर दिया है। बीएससी पर शेयर के होम पेज पर साफ तौर पर लिखा है बड़ा बड़ा, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर्स। बीएससी के अनुसार आरआरपी सेमीकंडक्टर को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क के स्टेज 1 और जीएसएम यानी कि ग्रेडेड सर्विलांस मेजर के स्टेज 0 के तहत रखा गया है। इसके साथ ही एक्सचेंज ने निवेशकों के लिए कॉशन फॉर इन्वेस्टर्स आरआरपी सेमीकंडक्टर का संदेश भी दिया, यानी कि सतर्क रहिए। पिछले साल 10 सितंबर से इस साल 7 नवंबर के बीच में अगर आप देखें तो इस स्टॉक में 289 ट्रेडिंग सेशन में से 287 सेशन है उसमें लगातार तेजी देखने को मिली। सिर्फ 2 सेशन ऐसे रहे जब कोई बदलाव नहीं हुआ। अब सोचिए एकदम अनबिलीवेबल है जिस तरीके की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आप ये समझिए कि अतिरिक्त निगरानी में आने वाले जो के बाद इस शेयर में सिर्फ हफ्ते में एक बार ट्रेडिंग की अनुमति दी जाएगी। एक यानी कि पूरे हफ्ते में एक बार ही होगा और वो भी 1% के प्राइस बैंड के भीतर ही ये जो है स्थिति देखने को मिलेगी। इन 289 ट्रेडिंग दिनों के दौरान आरआरपी सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा 2,147 शेयरों का कारोबार आप ये समझिए 18 सितंबर को होता हुआ दिखा। और अब ये जो ग्रोथ स्टॉक में देखने को मिली वो सुपर धुआंधार देखने को मिली और ऐसे में जो है ये एक्सचेंजों के रडार पर यहाँ पर आ गया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ मैं, आरआरपी सेमीकंडक्टर में सिर्फ 2 फुल टाइम कर्मचारी काम करते हैं, जो कि इस हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग स्थिति दिखाता है। भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर की एक और बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर आई है और ये सही मायनों में काफ़ी बड़ी खबर है। जापान का सबसे बड़ा बैंक यहाँ पे मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप ने श्रीराम फाइनेंस में करीब 40,000 करोड़ का निवेश किया है। ये डील 840 रुपये 93 पैसे प्रति शेयर के भाव होती हुई दिखी। सबसे अहम बात यह है कि मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप को कंपनी के बोर्ड में 2 डायरेक्ट
जो डायरेक्टर हैं वो नामित करने का अधिकार मिल गया है। यानी कि जापानी बैंक सिर्फ पैसा लगाने के लिए नहीं बैठेगा, बल्कि कंपनी के फैसलों में भी उसकी सीधी भागीदारी होगी। अब इस डील का आपके लिए हिसाब से क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा फायदा श्रीराम फाइनेंस की फंडिंग कॉस्ट पर पड़ता हुआ दिखेगा। एनबीएफसी बिजनेस में सस्ता पैसा यानी कि कम ब्याज पर फंडिंग सबसे बड़ा हथियार होता है। और यहाँ पे जो जापानी बैंक है, जैसे मजबूत ग्लोबल संस्था जो है, उसके जुड़ने से कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल जो है वो बेहतर होगी। इसका सीधा मतलब ये होगा, भविष्य में कंपनी को कम ब्याज दर पर फंड मिल सकता है, जिससे मार्जिन सुधरने की पूरी संभावना हो सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट ये कहते हैं। अब आप खुद देखिए ना, जापानी बैंक जो है भारतीय संस्थाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। एवेंडस कैपिटल में कंट्रोलिंग स्टेक जो है उन्होंने खरीदा। डील साइज जो थी 4,400 करोड़ थी। सुमितोमो मुत्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने येस बैंक में करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में स्वीट स्पॉट जो है वो स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम, चाहे आप ग्रॉस एनपीए देख लीजिए, नेट एनपीए देख लीजिए, यहाँ पे एमएफआई सेगमेंट देख लीजिए, सब जगह पे जो स्थिति है वो बेहतर है और रेट कट्स से साफ तौर पे फायदा मिल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद अब सरकार जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी हल्की कर रही है। इस इशू के लिए जो भाव फिक्स किया गया है, सरकार ने अपनी 3% तक की हिस्सेदारी बेचने की बात कही है। इस खबरों के चलते आप ये देखिए, पूरे हफ्ते जो यहाँ पे शेयर रहा वो दबाव में रहा। 5 दिनों के अंदर शेयर 8% से ज़्यादा टूट गया। बिकवाली का दबाव इतना तेज़ रहा कि निचले स्तर पर शेयर संभल भी नहीं पाए। एक दिन तो ये स्थिति देखने को मिली थी और 33 के लेवल पे जाता हुआ दिखा था। यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार अपनी 3% हिस्सेदारी जो है वो कम कर रही है। मैंने आपको बताया जो फ्लोर प्राइस है वो 34 रुपये फिक्स किया गया है यहाँ पे। और आप इसको समझिए इस हिसाब से कि यहाँ पे जो वैल्यू है टोटल, इसकी 2000 करोड़ के आसपास की आंके जा रही है। ऑफर फॉर सेल जो है इशू जो है वो सरकार ने पेश किया है यहाँ पर। और ये जो है करीब करीब आप समझिए जो बेस साइज है कितने शेयरों का, 38 करोड़, 38.5 करोड़ शेयरों का बेस प्राइस है यहाँ पे। अतिरिक्त 19.25 करोड़ शेयर जो है 1% पेड अप इक्विटी का हिसाब से यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अभी सरकार की करीब करीब 95% हिस्सेदारी है, लेकिन सेबी के नियमों के मुताबिक पब्लिक सेक्टर समेत सभी जो लिस्टेड कंपनी है उनको जो अपनी हिस्सेदारी कितनी करनी है, 75%। आरबीआई के भी नियम है और सेबी के भी नियम है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि MCX की। अब यहाँ पर खबर क्या निकल के है, शेयर स्प्लिट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। यहाँ पे MCX पहले ही अपने शेयरधारकों से मंजूरी ले चुका है इस चीज़ की। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले में ये स्थिति जो बदल जाएगी, यानी 5 हिस्सों में कर दिए जाएंगे। अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट तक MCX का एक शेयर है तो स्प्लिट के बाद उसके पास 5 शेयर हो जाएंगे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी है और बताया कि आप ये समझिए कि शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, लेकिन शेयर स्प्लिट से कंपनी के वैल्यू और जो टोटल वैल्यू है या फिर निवेशकों की कुल रकम नहीं बदलती। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रति शेयर की जो कीमत है वो घट जाती है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो नहीं घटती। बेसिकली लिक्विडिटी बढ़ाने में, निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ये फैसले किए जाते हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल की माइनिंग कंपनी वेदांता की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। 2 महीने में ये समझिए अब दूसरी बार हो रहा है जब कंपनी ने इसकी रेटिंग अपग्रेड की है। इस बार ब्रोकरेज फर्म वेदांता की डीमर्जर योजनाओं को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT की मंजूरी पर यहाँ पर काफ़ी बुलिश जो है वो दिख रहे हैं। इसका असर वेदांता के शेयरों में भी देखने को मिला। स्टॉक जो है अपने नई हाई पर पहुंचते हुए दिखे। टारगेट प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखा, 550 से बढ़ाकर 650 कर दिया गया है। और बुल केस में आप सोचिए 770 रुपये भी ये टारगेट्स दिए जा रहे हैं। कई ब्रोकरेज फर्म इसको लेकर काफ़ी बुलिश है। अब डीमर्जर की बारीकी आप समझ लीजिए। यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बात करें जो कि पेरेंट कंपनी होगी यहाँ पर, और साथ ही अब ये समझिए कि हिंदुस्तान जिंक के जरिए जो है जिंक और सिल्वर का जो कारोबार है ये अपने पास ही रखेगी। इसमें जिंक इंटरनेशनल हो गया, कॉपर बिजनेस हो गया, फैकोर का कारोबार जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो दूसरी कंपनियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी जो अलग होती हुई दिखेंगी आप, वेदांता एल्यूमिनियम हो गया, वेदांता पावर हो गया, वेदांता आयरन एंड स्टील हो गया, वेदांता ऑयल एंड गैस हो गया, मेल्को एनर्जी जो है ये कंपनियां डीमर्ज होती हुई दिखेंगी। ये जो पूरे डीमर्जर है वो मार्च या अप्रैल 2026 तक होता हुआ दिखेगा। सिर्फ डीमर्जर ही नहीं बल्कि वेदांता पर बुलिश रुझान के लिए भी ब्रोकरेज जो है उन्होंने कई वजह गिनवाई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कमोडिटी की कीमतों में उछाल के चलते वित्त वर्ष 2026-27 में एल्यूमिनियम और पावर सेक्टर में कई ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के चालू होने से वेदांता को काफ़ी फायदा होता हुआ दिखेगा। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि वित्त वर्ष 2025 से 28 के बीच में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सालाना 17% के कैगर के हिसाब से और प्रति शेयर कमाई जो कि EPS कही जाती है 24% की रफ्तार जो है वो भर सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और इसकी कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पर
चांदी की बढ़ती चमक ने हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जबरदस्त चमक बढ़ा दी है। इस हफ्ते आप देखिए शेयर में एक बम्पर तेजी देखने को मिली। 16 महीने के हाई पर जो है स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयर जो है लगातार 7 कारोबारी दिनों तक ऊपर चढ़ते हुए भी दिखे। बढ़त के साथ ही हिंदुस्तान जिंक के शेयर जो है 587 के भाव पर भी पहुंचते हुए दिखे। अगस्त 2024 के बाद ये रिकॉर्ड हाई लेवल पर आते हुए दिखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे समझिए कि 3 मार्च 2025 को ये एक साल के निचले स्तर 378 रुपये पर थे। उसके आप देखिए उसके बाद क्या शानदार जंप देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी अधिक जो है चांदी यही कंपनी बनाती है। यहाँ पे वैश्विक ब्रोकरेज के हिसाब से आप देखें जेफरीज तो 660 के टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी की रेटिंग दी जा रही है। जेफरीज का कहना है कि चांदी और जिंक की बढ़ती कीमतों से इसको कंपनी को फायदा मिल रहा है और साथ ही वित्त वर्ष 2026 में इसका जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 22% और वित्त वर्ष 2027 में 29% की मजबूत रफ्तार से बढ़ सकता है। और उनका ये भी कहना है कि कंपनी जो है मजबूत कैश फ्लो रिटर्न ऑन इक्विटी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कंपनी ने काफ़ी हद तक अपना जो है कर्ज कम किया है, तो ये एक पॉजिटिव है। वैल्यूएशन इनको पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रो की। अब देखिए ग्रो को हम लोग सब पहचानते हैं यहाँ पे बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के नाम से। और आप ये समझिए कि स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक चढ़कर 10% 160 रुपये के भाव पर पहुंच गया। शेयर की रफ्तार इसलिए यहाँ पे पकड़ती हुई दिखी जो हमने देखा यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट आई, खरीदारी की सलाह दी। मजबूत ग्रोथ आउटलुक ने यहाँ पर निवेशकों में भरोसा फिर वापस जगाया है। आप ये समझिए FY21 में शुरुआत होती हुई दिखी थी इस कंपनी की और यहाँ पर देखिए वहाँ से जो क्लाइंट बेस है किस तरीके से बड़ा है। FY26-28 में अर्निंग पर शेयर की बात करें 35% की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस में 19% की ग्रोथ है। और आप सोचिए जो नए बिजनेस है कंपनी जिस तरीके से एग्रेसिवली बढ़ रही है, चाहे आप MTF की बात कीजिए, मार्जिन ट्रेडिंग फंड की बात कीजिए यहाँ पे, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात कीजिए, 5 गुना बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है यहाँ पे। और मार्जिन जो है 700 बेसिस पॉइंट की सुधार की संभावना है। ये नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा आप। और आप ये समझिए कि लिस्टिंग जो हुई थी 193 रुपीज़ के भाव पर हुई थी, लेकिन उसके बाद एक मुनाफा वसूली हावी हुई दिखी, लेकिन एक वापस तेजी जो है स्टॉक में बनती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं मीशो की। निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। शेयर ने एक हफ्ते में 42% का मुनाफा यहाँ पे बनाकर दिया है यहाँ पे। और आप देखिए भाव जो है 228 रुपये प्रति शेयर पर आता हुआ दिखा। कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको फंडामेंटल क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक हैं इसकी तेज़ी की बात करें, थोड़ा हकीकत से रूबरू करा लेता हूँ मैं आपकी। अब आप देखिए ऑपरेटिंग लॉस कहाँ पर है, 555 करोड़ नेगेटिव है यहाँ पर। नेट लॉस की बात कीजिए आप 3883 करोड़ नेगेटिव है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है 5.90% नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 8.85% नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है वो भी नेगेटिव है -257%। अगर 3 साल का मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ भी आपके सामने रख दूं ना, वो भी नेगेटिव 20% आ जाता है। हालांकि ठीक है, अपना अपना नजरिया है। यूएसबी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि कंपनी का एसेट लाइट जो मॉडल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से कंपनी को आगे फायदा होता हुआ दिखेगा और इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले पॉजिटिव कैश फ्लो है। देखिए हाँ, ये बात फैक्ट है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जब एसेट लाइट मॉडल होता है तो कंपनी के पास पैसा रहता है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल आपको इस स्टॉक की हमने यहाँ पे जानकारी दे दी है। मार्केट कैप 98,000 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है यहाँ पर, और जो स्टॉक है एक अच्छा 46% के आसपास की बढ़त बनाता हुआ दिखा है। अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर की बात करते हैं। आप ये देखिए पूरा हफ्ते ये जो स्टॉक है ना वो सुर्खियों में बना रहा, और आखिरी दिन कारोबारी सत्र के शुक्रवार की बात करें तो तेजी आई है, वरना ऐसी पिटाई स्टॉक की चल रही थी कि सोच नहीं सकते निवेशक। पूरे हफ्ते बिकवाली देखने को मिली है। और हुआ क्या, 3 दिन तक यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। 16 से लेकर 18 दिसंबर के बीच में ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात क्या रही, भावेश अग्रवाल या फिर कई प्रमोटर्स की तरफ से ये बताया ही नहीं गया। उन्होंने बोला कि ये जो बेसिकली जो यहाँ पे बिक्री हो रही है वो 1 टाइम के, लेकिन निकली कितनी, बैक टू बैक 3 दिन की। 18 दिसंबर को 2.83 करोड़ के शेयर जो है वो आप सोचिए 31 रुपये 90 पैसे के औसत के भाव से बेचे गए। इससे पहले 2 ट्रांजैक्शन हुए, 234 करोड़ की हिस्सेदारी बिकी यहाँ पर। 16 दिसंबर को 2.60 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए करीब 35 रुपये के भाव पर। उसके बाद आप देखिए 17 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर भी ऑफलोड होती हुई स्थिति देखने को मिली है। कुल मिलाकर 9.62 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए हैं। अगर औसत कीमत अगर आप एवरेज निकालें तो 33.63 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव देखने को मिल रहा है। 76 रुपये पे IPO आया था, आज कहाँ पर आके खड़ा हो गया यहाँ पर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए क्या स्थिति, और जिस तरीके से भावेश अग्रवाल का बिहेवियर यहाँ पे, ये प्रमोटर्स की जो चीज़ें रही हैं यहाँ पर, तो वो एक यहाँ पे जो निवेशकों के मन में एक शंका पैदा करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल होगा क्या भावेश अग्रवाल ने अपनी हिस्सेदारी पूरी बेच दी है? नहीं, 30%।
अभी जो है अभी भी उनके पास करीब 30% हिस्सेदारी वो होल्ड करके बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कितने एक्सपोजर है यहाँ पर। आप ये समझिए AUM के हिसाब से देखिए तो सबसे ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल के पास अगर उनका स्पेशल आप देखें यहाँ पे फंड्स 2.98% वहाँ पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फंड में देखें 2.35% हिस्सेदारी है, ELSS में देखें 2.23% हिस्सेदारी है, और अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में देखें तो 2.03, SDFC ट्रांसपोर्टेशन का फंड में देखें तो वहाँ पर भी हिस्सेदारी है। अब क्या करना चाहिए, देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से बताता हूँ कि रेलीगेयर ब्रोकिंग की जो रिसर्च है SVP अजीत मिश्रा का साफ तौर पे कहना है डाउन ट्रेंड जो है वो जारी रह सकता है यहाँ पे। हालांकि जो तमाम मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे आप 20 DMA उठा लीजिए, 50 DMA उठा लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है 32 रुपये के स्तर से अगर ये टूटता है और आगे नीचे जाता है तो बिकवाली देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम के हिसाब से 40 से 42 रुपये के भाव पर भी जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी डॉक्टर लाल पैथलैब के स्टॉक की। पूरे हफ्ते में यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, स्टॉक 51% टूट गया। अब आपके मन में सवाल होगा 51% कैसे टूट सकता है एक हफ्ते के अंदर? तो ये गिरावट वास्तविक नहीं बल्कि एक आप ये समझिए कि ये जो नुकसान नहीं था बल्कि ये गिरावट के तौर पर देखा गया। किस लिहाज से देखा गया? दरअसल यहाँ पर जो है प्रत्येक शेयर के बदले एक बोनस शेयर जो जारी किया गया, और ये पूरा एडजस्टमेंट था कीमत का। अतिरिक्त शेयरों को अगर आप ध्यान रख के देखें यहाँ पे तो ये जो पूरा एडजस्टमेंट है उस हिसाब से जो है कीमत कम होती हुई दिखी है, लेकिन वैल्यू पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं वो 50% की स्थिति दिखाती नहीं है, तो इसलिए निवेशकों के मन में एक शंका पैदा हो जाती है। हालांकि रिकॉर्ड डेट से आप ये देखिए एक दिन के हिसाब से, अगर आप एक दिन पहले के हिसाब से देखें तो ये एक्स बोनस हो जाता है यहाँ पर, और भारत के T1 जो यहाँ पे पूरा सिस्टम है उसके कारण यहाँ पे एक्स बोनस की डेट और रिकॉर्ड डेट एक दिन की यहाँ पर होती हुई देखने को मिलती है। अब आप ये समझिए कि 18 दिसंबर के हिसाब से देखें तो डॉक्टर लाल पैथलैब के जो शेयर हैं उन्होंने यहाँ पर बोनस जो है, जो निवेशक थे उसके जो योग्य थे, जो पात्र थे, उनको फायदा मिलता हुआ दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं IPO बाजार की। यहाँ पे 3 लिस्टिंग होती हुई दिखी। सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल AMC की बात कर लेते हैं। लिस्टिंग जो है 2600 रुपये के भाव पर होती हुई दिखी, 20% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखा। इशू प्राइस जो है 2165 रुपये पर आया। इसके अलावा BSE के अगर आप देखें तो ये 2606 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। और आप ये देखिए कि जो उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक थमा नहीं बल्कि 2650 के भाव पर जाता हुआ दिखा है। मार्केट और सब्सक्रिप्शन डेटा के साफ तौर पर जो संकेत थे वो प्रीमियम के तौर पर थे, और एक अच्छा यहाँ पर जो है ओपनिंग होती हुई दिखी है। अब ऐसे में आगे क्या करना चाहिए निवेशकों के मन में सवाल होगा। तो देखिए कई तरह के ब्रोकरेज फर्म है यहाँ पे। इक्विटी सिक्योरिटीज का साफ तौर पे कहना है कि लॉन्ग टर्म की रेटिंग उन्होंने दी गई है। मार्च 2027 के लिए 2900 के टारगेट दिए गए हैं, और अभी भी उनको लगता है कि स्टॉक में आगे तेजी बनी रह सकती है। आने वाले 5 सालों में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिस तरीके की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इंडस्ट्री अपनी आप देखिए आमदनी के हिसाब से भी देखें ना 16% कैगर के हिसाब से बढ़ रही है। तो इस लिहाज से इनका मानना है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है, और इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ के पार निकल गया है यहाँ पर। तो इस हिसाब से बहुत सारे ब्रोकरेज को ये स्टॉक जो है वो पसंद आ रहा है और लॉन्ग टर्म की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, पाक मेडी वर्ल्ड की बात करते हैं। इसकी भी लिस्टिंग होती हुई दिखी, लेकिन कुछ खास स्थिति देखने को नहीं मिली। लगभग 4% के नुकसान पर 155 रुपये के भाव पर, और यहाँ पर NSE पे 2% के घाटे पर यहाँ पे 158 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ। फिर उसके बाद स्टॉक में थोड़ी तेजी बनती हुई दिखी, 4% उछला है, लेकिन स्थिति ओवरऑल जो है वो मोनोटोनस रही। बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिला। कंपनी ने करीब 920 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पब्लिक इशू लेकर आई थी यहाँ पर, और उसके बाद आप ये देखिए जो कंपनी की अगर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं तो ये हॉस्पिटल ब्रांड के तहत कंपनी जो है चेन चलाती है यहाँ पर, और 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। 8 जो अस्पताल है वो हरियाणा में, 1 नई दिल्ली में, 3 पंजाब में है। यहाँ पे कंपनी जो पैसे का इस्तेमाल है अपने एक्सपेंशन के लिए भी करती हुई दिखेगी। आगे बढ़े, एक और कंपनी की लिस्ट होती दिखी, भारत और एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन चलाने वाली नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज के शेयरों में एक आप ये देखिए उन्होंने भारतीय बाजारों में एंट्री ली और प्रीमियम एंट्री होती हुई दिखी। और आप ये देखिए कि जो ओवरऑल जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिला, बोली देखने को मिली, वो 14 गुना मिली। जितनी उम्मीद थी उससे 14 गुना होती हुई दिखी। IPO के तहत 460 के भाव पर शेयर जो है वो जारी हुए थे, और आप ये देखिए इसकी लिस्टिंग 490 के भाव पे होती हुई दिखी। अगर परसेंटेज निकाले तो 7% के आसपास ये हो जाता है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो निवेशकों ने एक अच्छा मुनाफा इसमें कमाया है, एक अच्छा रिस्पांस मिला है। ओवरऑल आप ये देखिए कि यहाँ पर कंपनी जो है काफ़ी तेज़ी से एग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए जो DRHP में जानकारी थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब सम्मान कैपिटल की बात करते हैं। यहाँ पर जो है निवेशकों के मन में एक सवाल है कि सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या स्थिति आगे देखने को मिलेगी। तो देखिए दरअसल मामला क्या है, दरअसल कुछ नए अपडेट्स आए। मामला ये है कि जांच प्रक्रिया में एक नया मोड़ आया है इसमें पूरा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने
कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करी है। खबर के बाद समान जो कैपिटल है उसके शेयर में एक गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने में 20% से ज़्यादा भारी गिरावट आ चुकी है। पिछले 6 महीने में 15%, 15.5% टूट चुका है स्टॉक। और आप देखिए एफआईआर उस जांच का हिस्सा है जो समान कैपिटल के पूर्व प्रमोटर्स को लेकर की जा रही है। इस कदम से मामले में कानूनी प्रक्रिया और तेज हो गई है और इसी मामले से जुड़े एक घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वो इस मामले को 1 हफ्ते के भीतर अंतिम निर्णय ले और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए ये बताएं। अदालत ने यह भी कहा कि इस केस की दोबारा सुनवाई जो है वो करीब 6 जनवरी के आसपास होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। तब तक सीबीआई से यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि वो निर्देशों का पालन करते हुए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाएं और अदालत के सामने स्पष्ट स्थिति पेश करें। अब हम लोग बात करते हैं पीएनजीआरबी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की। यहाँ पर क्या कदम उठाया गया? नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ में एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखा है। इसे वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ को मंजूरी देते हुए दिखी है। सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। नया ट्रांसपोर्टेशन जो टैरिफ होगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब गैस के लिए आप देखिए यहाँ पे टैरिफ जोन जो है 3 से घटाकर 2 कर दिए गए हैं। 300 यहाँ पे आप देखिए किलोमीटर तक की ये 54 रुपये प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो टैरिफ लगेगा यहाँ पर। वहीं 300 किलोमीटर के हिसाब से देखें तो आगे के हिसाब से 102 रुपये 86 पैसे मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है टैरिफ होता हुआ दिखेगा। सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए यहाँ पर जो स्थिति है ओवरऑल एक पॉजिटिव है। और खासतौर पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें आईजीएल और महानगर गैस के शेयरों में इसके वजह से इस फैसले की वजह से एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी। आईजीएल 7% चढ़ता हुआ दिखा, यहाँ पे 195 के भाव पे आता हुआ दिखा। स्टॉक का 52 वीक हाई 229 है और जो लो है 172 है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल आपके सामने खबर भी हमने रख दी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेबी के एक बड़े फैसले की जिसका असर यहाँ पर ना सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि म्यूचुअल फंड एएमसी से जुड़े जो स्टॉक है उस पर देखने को मिला। बेस एक्सपेंस रेशियो जो है उसको लेकर नए नियमों का ऐलान हुआ। एचडीएफसी एएमसी, निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली और इन शेयरों में 6% तक का उछाल देखने को मिला। सेबी ने बोर्ड मीटिंग के बाद ये बताया कि एक्सपेंस रेशियो को अब बेस एक्सपेंस रेशियो कहा जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, जिसमें एसटीटी, सीटीटी, जीएसटी, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी जैसे टैक्स जो है वो शामिल नहीं होंगे। अब एएमसी शेयरों में वो तेज़ी देखिए, वजह भी यहाँ पे साफ तौर पर की उम्मीद क्या की जा रही थी। पहले जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही थी वो थी कि भाई 15 बेसिस पॉइंट जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन क्या हुआ 5 बेसिस पॉइंट कम कर दिए गए। 10 बेसिस पॉइंट जो है ब्रोकरेज के खर्च में कटौती होती हुई दिखी, जिस वजह से स्टॉक में एक बम्पर तेजी जो है वो आती हुई दिखी। मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा एएमसी जो है अब इसका 3 से लेकर 3.5% बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। हालांकि एएमसी जो है इसका 60 से लेकर 70% जो असर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रांसफर कर देंगे, जिससे नेट असर जो है 1 से लेकर 1.5 बेसिस पॉइंट तक का सीमित रहेगा। उनका ये कहना है कि आप ये समझिए, चाहे एचडीएफसी एएमसी की बात कीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लगभग 4% और FY25 के हिसाब से प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स की बात करें ये 3.4% हो सकता है। लेकिन आगे जो पास थ्रू का स्थिति है वो जो है स्टॉक्स के हिसाब से वो पॉजिटिव रह सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल की बात करते हैं। शाश्वत शर्मा को अगले 5 साल के लिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त कर दिया गया, जिसके चलते शेयरों में एक अच्छी रौनक जो है वो देखने को मिली। शाश्वत शर्मा का जो कार्यकाल होगा वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। साथ ही गोपाल विट्टल 1 जनवरी 2026 को भारतीय एयरटेल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे। कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की देखरेख भी की जाएगी। यहाँ पे एयरटेल ने यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी और जो जानकारी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। शाश्वत शर्मा जो है अभी भारतीय एयरटेल के सीईओ के तौर पर नामित हुए हैं और कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस को वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सीईओ गोपाल विट्टल के साथ मिलकर काम पहले किया हुआ एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दोनों की जुगलबंदी है, जिससे उनको लगता है कि बिजनेस के और पहलुओं को गहरी समझ से आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछले पदों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो शाश्वत कंज्यूमर बिजनेस का नेतृत्व कर रहे थे। एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में ऑपरेशंस की जिम्मेदारी वही संभाल रहे थे यहाँ पर, और एक बेहतर काम उन्होंने करके दिखाया। शायद इसीलिए यहाँ पे कंपनी ने उनको आगे बढ़ाया। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कंपनी के जो चेयरमैन है उनका बात सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुनील भारती मित्तल ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं एयरटेल की लीडरशिप के उत्तराधिकारी को और जो बदलाव है उससे बहुत खुश हूँ। इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था जहाँ बदलाव किया जा सकता था। मुझे कोई शक नहीं कि गोपाल और शाश्वत रफ्तार आगे जो है वो बढ़ाएंगे, इनकी बड़ी भूमिका रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं देश की बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों की। यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली। गिरावट क्यों आई?
दरअसल जो है इस हफ्ते बहुत सारे स्टॉक जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट के हिसाब से रिएक्ट करते हुए देखे। जेफरीज ने यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया, स्टॉक 5% तक टूट गया। एक मतलब आप सोचिए 5% तक काफ़ी समय बाद ये गिरावट देखने को मिली है। जेफरीज को जो हीरो मोटोकॉर्प ने क्या कहा, क्यों कमजोरी दिख रही है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जेफरीज का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो उन्होंने देखी होल्ड करने की रेटिंग दी थी, अब लेकिन उसको घटा के अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। और उन्होंने कहा कि जो है 5,500 रुपये से घटाकर 4,950 का टारगेट कर दिया। रिपोर्ट में जो चिंता जताई गई है वो घरेलू मार्केट शेयर को लेकर जताई गई है। जेफरीज ने कहा है कि अप्रैल से नवंबर के बीच में हीरो मोटोकॉर्प का जो घरेलू दोपहिया बाजार है उसमें मार्केट शेयर जो है 28% पर आ गया है, और जो करीब 25 साल का निचला स्तर है सबसे, और यही सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज़ है यहाँ पे। दूसरी यहाँ पे ये जो वजह है बेसिकली ये भी है कि डिमांड जो है लगातार खिसक रही है। 110 से लेकर 125 सीसी जो सेगमेंट है उसमें जो ग्रोथ है, जो पकड़ है, वो कमज़ोर हो रही है। तो ये ओवरऑल खबरें थी, हमने आपके सामने फिल्टर करके रखी, पूरे हफ्ते का लब्बो लुभाव आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।